हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखा था और आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो विथ अ स्माइल लेट अस स्टार्ट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को एक ही डॉक्यूमेंट में लॉजिकली अरेंज किया जाता है। एक कोडिफाई किया जाता है सिंगल लॉजिकल डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को। वही अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ अनरिटन का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा नहीं गया है, बल्कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस डॉक्यूमेंट्स में डिवाइडेड है, केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। सेकंड, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से वेरियस प्रोविजंस को बोरो किया गया है। फॉर एग्जांपल, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हैवीली बोरो किया गया है। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज आते हैं, उन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को और आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीज को बोरो किया गया है। पॉलिटिकल पार्ट को ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इसलिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बोरोइंग बैक के तौर पर भी कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को बोरो करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ब्लेंड देखा जाता है। यह रिजिडिटी का मतलब है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को इजीली अमेंड किया जा सकता है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि अभी तक उसमें बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं। वही जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो बहुत सिंपल है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के बीच में लाई करता है। ना ही वो कम्प्लीटली रिजिड है, ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। उसमें ब्लेंड मिलता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट है, इंडिया में फेडरलिज्म है, लेकिन फेडरलिज्म के साथ साथ यूनिटरी बायस है। जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करी गई है, उसमें यूनिटरी लेवल पे एक बायसनेस देखने को मिलती है। साथ ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ यूनिटरी गवर्नमेंट के भी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके कुछ फीचर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दो गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है सेंटर लेवल पे, वन एट सेंटर लेवल एंड अनदर एट स्टेट लेवल। साथ ही जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसा कि शेड्यूल 7 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस जैसा हमने देखा कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वेरियस प्रोविजंस को लॉजिकली सिंगल डॉक्यूमेंट में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस को सेंटर के साथ साथ स्टेट्स का भी कंकरेंस होना जरूरी है। साथ ही कई जगह स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। इंडिया में बाइकैमरलिज्म भी देखा जाता है। सेंट्रल लेवल पे लोअर हाउस के साथ साथ अपर हाउस भी है, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी है। नेक्स्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी कंट्री के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि कुछ समय पहले तक जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस को सेंटर एक ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर।
एंड ऑल इंडिया सर्विसेज एक यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को शो करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फेडरेशन टर्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पे डिफाइन करता है, और जो टर्म फेडरेशन है या फेडरलिज्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो रहती है जिसमें डुअल एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साथ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर कलेक्टिवली रिमूव कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस होता है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों की सिंथेसिस को प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो कि ब्रिटेन में देखी जाती है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने जो एक बार लॉ बना दिया उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। जुडिशियल सुप्रीमेसी जो कि यूएसए में देखी जाती है, उसका मतलब ये है कि जो लॉ होता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके बनाया जाता है। जो लॉ होता है वो भी फेयर होना चाहिए, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया में इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखी जाती है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एक हायरार्किकल सिस्टम है जिसमें टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, ताकि ये अपना फंक्शन बिना किसी बायसनेस के साथ फॉलो कर पाए। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करी गई है जो कि अभी 6 है, लेकिन शुरुआती टाइम पे टोटल 7 थी। और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 31 आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड करी गई थी, उसे डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया को प्रमोट करती है, और ये वो राइट्स है जो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल है। अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट्स किसी इंडिविजुअल की वायलेट होती है तो वो कोर्ट के द्वारा हेल्प सीख कर सकते हैं। साथ ही फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 20 एंड 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करी गई है उनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और जो आर्टिकल 32 है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे श्री बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये वो प्रिंसिपल्स है जो कि स्टेट्स को फॉलो करने चाहिए लॉस बनाते वक्त। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। इन डीपीएसपीस को हमने आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। साथ ही बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा इन्हें नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। डीपीएसपीस सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। अगर कोई स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट की हेल्प नहीं सीख करी जा सकती, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। शुरुआत के दौर में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में स्ट्रगल चलती रही, लेकिन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, किसी भी एक को
दूसरे से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रोवाइड करता है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करी गई। इनको स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन है, जिसमें केवल एक आर्टिकल है, वो है 51A। अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल बनाया जा सकता है बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और साथ ही ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर की है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर स्टेट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत देश का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। साथ ही डिफरेंट रिलीजन के लोग अपनी अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो सेकुलर स्टेट है वो हमें प्रियम्बल आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब के लिए प्रोवाइड करता है, इन सब के द्वारा हमें एक सेकुलर स्टेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न कंट्रीज में एक नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, जहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड करी जाती है, सभी रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडियन मॉडल को प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल कहा जाता है। इंडिया में स्टेट रिलीजन में एंटर कर सकता है राइट्स, इंडिविजुअल की राइट्स को बचाने के लिए, जैसा कि हमने सबरीमाला केस में देखा था। नेक्स्ट है इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड कराई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल 18 ईयर्स अबाव है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन या कौन सी कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जितने भी एडल्ट लोग हैं वो यूनिवर्सली फ्रेंचाइज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप के लिए प्रोवाइड कराता है, और वो सिंगल सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप। अगर देखा जाए तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल यूएसए का सिटीजन होने के साथ साथ वहाँ के स्टेट का भी अलग से सिटीजन होता है। लेकिन इंडिया में केवल सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। नेक्स्ट अनादर सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस को इसलिए लाया गया ताकि हमारे सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को सेफगार्ड किया जाए, साथ ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल के लिए प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का मेंशन है। अनादर सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है 3 टियर गवर्नमेंट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा गया, जो कि एक जो जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेयर थिंग है। वर्ल्ड के बहुत ही रेयर कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम दोस्त पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।